My name is Dhanisha Beniwal and welcome to Perfection IS for the Current Affairs Revision Series, and this is going to be our lecture 1 for the subject Economics. So let's see what is the first news of the day. So पहला न्यूज़ जो है वो पैक्ट से रिलेटेड है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़. So according to the Cabinet Committee on Economic Affairs, तो CCEA ने 63,000 पैक्स को अप्रूवल दिया है उनके डिजिटलाइज होने के लिए, यानी कि इन 63,000 पैक्स को, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इनको क्या किया जाएगा, इनको डिजिटलाइज किया जाएगा. सो इम्पॉर्टेंट, ये तो हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया न्यूज़ का. सबसे ज़रूरी है हमें जानना कि पैक्स एक्चुअली होते क्या है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी क्या है. जैसे नाम ने आपने देखा है, प्राइमरी यानी कि सबसे लोकल लेवल पे वर्क करेगी, एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है तो इसका मतलब ज़्यादातर जो इनका क्रेडिट रिलीज है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए है. पहली बार जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी थी उनको 1904 में फाउंड किया गया था. पंचायत लेवल या फिर लोकल विलेज लेवल पे ये वर्क करती हैं, और इनका जो मेन मोटिव होता है वो फार्मर्स को शॉर्ट या फिर मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन देना होता है, ताकि जितने भी फार्मर्स के जो फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एंडेवर्स हैं, यानी कि फार्मिंग और उससे अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए उनको एक तरीके की क्या है, एक तरीके का लोन या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल जाए. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में जानने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले तो ये विलेज या फिर लोकल लेवल पे क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं. दूसरा, ये फार्मर के एग्रीकल्चरल एंडेवर्स के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं. एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से वर्क करती आ रही है, यानी कि 1904 में इनको पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था. बेसिकली जो प्राइमरी रिटेल आउटलेट्स होते हैं उनको शॉर्ट एंड मीडियम टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है रूरल सेक्टर्स में, राइट. दे आर द पैक्स. पैक्स क्या है, वो प्राइमरी रिटेल आउटलेट्स जो रूरल सेक्टर में शॉर्ट एंड मीडियम टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं. कोऑपरेटिव सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम जो है हमारी कंट्री में, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, उसका जो बैकबोन है, इट इज फॉर्म्ड बाय दीज पैक्स. इट इज फॉर्म्ड बाय दीज पैक्स. एंड व्हाट आर दीज कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम? बेसिकली कोऑपरेटिव की अगर हम बात करें, 97th जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने कोऑपरेटिव्स को क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया. कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि कुछ लोग आपस में मिल करके, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करते हैं, जिसके वो ओनर्स भी होते हैं और जिसके वो मेंबर्स भी होते हैं. कोऑपरेटिव का मतलब बेसिकली यही होता है कि इंडिविजुअल मेंबर्स के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर रन किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम का जो बैकबोन फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है किससे, पैक्स से, राइट. पैक्स का जो है 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि तीन स्ट्रैटिफिकेशंस रहते हैं पैक्स के. इसको हम ऐसे समझ लेते हैं. स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, राइट. स्टेट लेवल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल है. दे आर द 2 टियर्स. और उसके बाद एक लोकल लेवल पे हमने देख ही लिया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है. स्टेट बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, यानी कि DCCB, और विच आर ऑलरेडी ऑटोमेटेड, जिनको CBS के थ्रू नाबार्ड ने ऑलरेडी ऑटोमेट कर चुके हैं. नाबार्ड के बारे में हम जानते हैं. एंड कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि CBS, ये वो सिस्टम है जो डिफरेंट बैंक्स को क्या करता है, इंटरलिंक करता है. नाबार्ड ने CBS के थ्रू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को ऑलरेडी डिजिटलाइज यानी कि ऑटोमेटेड कर चुका है. उसके बाद जो लोकल लेवल पे पैक्स वर्क करते हैं, अब उन सभी को डिजिटलाइज करने की क्या है, बात चल रही है. अगर हम पैक्स के इम्पोर्टेंस की बात कर सकें, बेसिकली रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है टू द मल्टी फैसेटेड बिजनेस, जो कि रूरल लेवल पे वर्क करते हैं, जिसमें ऑन साइट सप्लाईज, मार्केटिंग, क्रॉप्स एंड ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स, इन सभी के लिए क्या है, लोन प्रोवाइड किया जाता है. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर इनपुट के लिए भी ये मिनी बैंक एक्ट करते हैं फॉर द फाइनेंसिंग, यानी कि जो पैक्स हैं वो फार्मर्स को माइक्रो लोन्स भी, यानी कि माइक्रो क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं. प्रिजर्व एंड स्टोर करते हैं फूड ग्रेन्स को. ये जो कोऑपरेटिव है एक तरीके से फार्मर्स को स्टोरेज सर्विसेज भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं.
अगली न्यूज जो है वो रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको रिलीज करता है आरबीआई। तो आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये एक बाय एनुअल रिपोर्ट होती है। बाय एनुअल का क्या मतलब है? यानी कि साल में इसको 2 बार रिलीज किया जाता है। तो आरबीआई इस रिपोर्ट के 2 एडिशंस को रिलीज करता है। सो बेसिकली इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की कंडीशन को समझना और उसको एनालाइज करना इस रिपोर्ट का क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है। आरबीआई सिस्टेमिक रिस्क सर्वे भी कंडक्ट करता है। सो बेसिकली उसमें क्या है? एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस की डिमांड की जाती है एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऑन 5 डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज उन पे क्या है? उनके ओपिनियंस डिमांड की जाती है। राइट, ओपिनियंस डिमांड की जाती है किसकी? एक्सपर्ट्स की एंड ऑल्सो द मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन 5 डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज। सो सिस्टेमिक का मतलब होता है रिलेटेड विद द सिस्टम। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है सिस्टेमिक, इसका मतलब होता है रिलेटेड विद द सिस्टम। राइट, सो सिस्टम कौन सा है? हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की कंडीशन कौन बताता है? आरबीआई के द्वारा रिलीज कई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और आरबीआई जो है इसको 2 एडिशन में रिलीज करता है। आरबीआई एक और सर्वे कंडक्ट करता है जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक रिस्क सर्वे। जनरली अगर इन जनरल हम देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल इन सभी पैरामीटर्स पे क्या है? इन सिस्टम के डिफरेंट सेक्टर्स को एनालाइज करती है। तो रिपोर्ट में क्या कहा है? ये जो बाय एनुअल रिपोर्ट रिलीज की जाती है बाय आरबीआई, तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? सबसे पहला है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है डिक्रीज हुआ है। अपने पिछले 6 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मार्च 2022 में इसको 5.9% ऑब्जर्व किया गया। यानी कि अगर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्रीज हुआ है तो बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो क्या है? बेहतर हो गया है, वो क्या है? इंप्रूव हो गया है। अगर हम प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो की बात करें, सो प्रोविजनिंग सबसे पहले तो हम देखते हैं ये पीसीआर होता क्या है? प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, यानी कि ये वो कैपिटल अमाउंट होती है, ये वो एसेट होता है जो किसी भी बैंक के रिस्क को कवर कर सके। राइट, यानी कि बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिस्क कवरेज रेशियो भी है, यानी कि इतना अमाउंट कि अगर बैंक किसी रिस्क में जाता है तो इस रिस्क को कवर करने के लिए जो बैंक के पास एक स्टोर्ड अमाउंट होगा वही है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। वो भी क्या है? इंक्रीज हो गया है मार्च 2022 में, विच इज 70.9%। यानी कि बैंकिंग की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो इसका मतलब कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें सिस्टम में यानी कि बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिल रही है। Now let us talk about the Financial Service Institutions Bureau. So ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड पहले भी क्या है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो हो सकता है कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। सो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करेगा, और ऐसा करने का अप्रूवल जो है इंडियन गवर्नमेंट दे चुकी है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि ये फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये है क्या। इसे 2016 में कंसीव किया गया था, यानी कि इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात जो है वो 2016 में हुई थी, ताकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है उन्हें सजेस्ट किया जा सके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको सजेस्ट किया जा सके। सो बेसिकली जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो किसी भी बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या फिर एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको अपॉइंट किया करता था। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिकमेंडेशन से ही क्या है? इनको अपॉइंट किया जाता था। अब जो है अगर बैंक बोर्ड ब्यूरो को फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रिप्लेस करता है, सो बैंक के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और फुल टाइम डायरेक्टर है पब्लिक सेक्टर बैंक के,
और स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और भी बहुत सारे जो एज इंस्टीट्यूशन एज अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स, उन सभी के सजेशंस कहाँ से आएंगे? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो से। क्लियर? सो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वाई द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इज टेकिंग ओवर फ्रॉम द बीबीबी, यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो से अब क्यों, बैंक बोर्ड ब्यूरो को अब क्यों रिप्लेस किया जा रहा है? सबसे पहला जो चीज हमें समझना चाहिए वो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में डिक्लेयर किया था कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो जनरल मैनेजर्स और स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस के जो डायरेक्टर्स होते थे उनको ठीक तरीके से पिक नहीं करा था, यानी कि उनका ठीक तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रहा था। इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को एक इनकॉम्पिटेंट बॉडी के तौर पे डिक्लेयर किया। यहाँ पे लिखा है नॉट अ कॉम्पिटेंट बॉडी। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द दिल्ली हाई कोर्ट इन 2021 बैंक बोर्ड ब्यूरो इज इनकॉम्पिटेंट। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि अब बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्या है, रिप्लेस किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिक्लेरेशन के चलते 12 जो नए नॉन लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था उनको अपने अपॉइंटमेंट से रेजिग्नेशन देना पड़ा, राइट। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर अभी ये बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करेगा तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है कि जिसकी वजह से ये रिप्लेस करेगा और ये कॉम्पिटेंट बॉडी बन जाएगा? सबसे पहले तो ये चीज ये है कि जो FSIB होगा वो सेम फंक्शंस कंडक्ट करेगा, यानी कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था वही FSIB करेगा, मगर इसका जो एक्सपेंस होगा वो ज्यादा होगा और इसको एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के तौर पे क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा। सो बेसिकली इसकी क्रेडिबिलिटी को एनहांस करेगी गवर्नमेंट, ताकि इसके द्वारा अपॉइंट किए गए या इसके द्वारा रेकमेंड किए गए डायरेक्टर्स एंड नॉन लाइफ इंश्योरर डायरेक्टर्स जो होंगे उनको अपनी सीट से किसी भी हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन या फिर किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट के चलते रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट के 2021 के डिक्लेरेशन के बाद हुआ। ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एस्टेब्लिश की जाएगी जो कि रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी। सबसे पहला एज अ फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द बैंक एंड द इंश्योरेंस कंपनीज, दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। देखिए एक तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, उनका भी अपॉइंटमेंट जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगा। दूसरा, और भी कोई डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर पोजीशंस होगी जिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो उनके लिए भी अपॉइंटमेंट जो है FSIB ही देगा। सो बेसिकली बैंक बोर्ड ब्यूरो से इसको डिफरेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी क्रेडिबिलिटी, यानी कि इसको एज अ लेजिटिमेट अथॉरिटी विथ फार मोर एक्सपेंसिव इंटरेस्ट एंड पावर जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन ना आए और इसको एज अ इनकॉम्पिटेंट बॉडी भी एस्टेब्लिश ना किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम की। ये ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डेफिसिट क्या है। डेफिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में ये सजेस्ट किया कि कंट्री में डुअल डेफिसिट है। कंट्री में क्या है? डुअल डेफिसिट है, यानी कि कंट्री जो है ट्विन डेफिसिट के बर्डन को झेल रही है। अब ये ट्विन डेफिसिट का बर्डन क्या है? सबसे पहला तो है अगर कंट्री के अंदर फाइनेंशियल डिफिसिट है, यानी कि फिस्कल डिफिसिट है, दूसरा करंट अकाउंट भी डिफिसिट में है, तो इसी को हम कहते हैं ट्विन डेफिसिट। दोनों ही अकाउंट का डिफिसिट में जाना इज अ ट्विन डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट भी एंड फिस्कल डेफिसिट भी, उसी को बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। क्लियर? स्टैगफ्लेशन के बारे में हम थोड़ा बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम फिस्कल डिफिसिट को समझ लेते हैं। देखिए फिस्कल डिफिसिट क्या है? इट इज रिलेटेड विद योर बजट। सो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन उसका रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उसका जो बजट है, उसकी जो बैलेंस शीट है वो डिफिसिट में चली जाएगी, राइट। वो किस में चली जाएगी? डिफिसिट में। किसी भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होना उसके रेवेन्यू जनरेशन से इज कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट। ये उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। एक्सपेंडिचर आप समझते ही हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सो अगर बेसिकली मैं इसको बजट डॉक्यूमेंट से आपको समझाऊं
तो फिस्कल डिफिसिट को आप ऐसे समझ सकेंगे, ये देखिए, ये हुआ बजट यानी कि आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 विच कॉजेज द प्रेसिडेंट कि वो हर साल पार्लियामेंट में इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करें, उसी को हम कॉमनली बजट बोलते हैं। बजट के दो कंपोनेंट हैं, राइट, बजट के दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक तो जहां से आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो, और दूसरा जो आपका खर्च हो रहा है। कोई भी घर का भी बजट हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बजट हो, उसमें हमेशा दो कंपोनेंट रहेंगे, एक तो जहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है और दूसरे जहां पे आपकी इनकम खर्च हो रही है। तो ऐसा गवर्नमेंट के साथ भी होता है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो सभी चीजें शामिल होती हैं जो कि एसेट क्रिएशन का काम करती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट तो क्रिएट हो रहा है, राइट, जैसे कि, मगर लॉन्ग टर्म में इसका जो है रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, शॉर्ट टर्म में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। जैसे अस्पताल बनना हो गया, किसी हॉस्पिटल का निर्माण है, किसी स्कूल का निर्माण है, यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, रेलवे हो गए, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। दूसरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिकरिंग होता है, यानी कि बार बार गवर्नमेंट को उसको करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पेंशन देनी हो गई, सैलरी देनी हो गई, अगर वृद्धा जो सैलरी होती है, वृद्धा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, ये सभी जो पेंशन और सैलरी है, और अगर मान लीजिए सेवंथ पे कमीशन जब से लागू हुआ है तब से ये वाला जो पोर्शन है एक्सपेंडिचर का बढ़ गया है, यानी कि क्योंकि लोगों की सैलरी इंक्रीज हुई आफ्टर द प्रोमulgation ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेवंथ पे कमीशन। तो इस वजह से गवर्नमेंट का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, बढ़ गया है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट की अगर हम सब्सिडी की बात करें तो गवर्नमेंट दो तरीके की सब्सिडी देती है जो कि गवर्नमेंट के बजट पे हाई सब्सिडी है। एक तो फूड सब्सिडी हो गई, दूसरी है फ्यूल सब्सिडी। फ्यूल सब्सिडी में हो गया आपका ऑयल एंड पेट्रोल और डीजल पे जो सब्सिडी दी जाती है ताकि इंटरनेशनल चेंजेस का जो प्रभाव है आम जनता के ऊपर बहुत ज्यादा ना हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनको सब्सिडी दी जाती है ताकि वो मार्केट में इस पेट्रोल को जो है सस्ते दामों में बेचे। ऐसे ही फूड सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो ये जो दो सब्सिडी है गवर्नमेंट की, एक तो इम्पोर्टेंट सब्सिडी है और इन्हीं के कारण गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। अगर मान लेते हैं कोई ऐसे अनसीन सिचुएशन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोविड-19 के दौरान हुआ था, तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट का दो तरीके से रेवेन्यू आता है एक्सक्यूज मी। सो गवर्नमेंट का दो तरीके से रेवेन्यू आता है, एक आता है टैक्स के थ्रू, एक होता है नॉन टैक्स के थ्रू। नॉन टैक्स के थ्रू जैसे मान लीजिए कोई लोन हो गया, कोई ग्रांट दे दी गई है, या फिर टैक्स के थ्रू जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया कि पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स हो गया अगर गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स लेती है। तो टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है और नॉन टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है जिसमें फीस भी शामिल होती है, फीस, फाइन, पेनल्टी, तो ये सब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो मगर अगर हमारी जनता इतनी हमारी जनता की जो पर कैपिटल इनकम है वो इतनी है ही नहीं कि वो टैक्स ब्रैकेट में आए, तो गवर्नमेंट का जो ज्यादातर टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू आता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। तो हमारे कंट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, फिस्कल डेफिसिट। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जुड़ा है बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो किसी भी कंट्री के आयात निर्यात का यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक क्या स्टेटमेंट होती है, पूरा अकाउंट होती है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली एन अकाउंट ऑफ द ट्रेड विच अ कंट्री कंडक्ट्स विद द अदर कंट्रीज। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी, मैंने आपको बजट से रिलेटेड चीजें समझाई। अब थोड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक होते हैं करंट और दूसरा है कैपिटल। हमारा जो है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में नहीं होता है, मगर करंट अकाउंट अक्सर डेफिसिट में रहता है प्रोवाइडेड फॉर द ईयर जिसमें ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो जाए, तो उस वजह से हमारा करंट अकाउंट भी सरप्लस में चला जाता है। क्लियर। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, आपके विजिबल्स आते हैं, आपके इनविजिबल्स आते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, ग्रांट्स आते हैं, यानी कि बाहर से कोई भी चीज जो है वो आ रही है। क्लियर। सो ये हो गया करंट अकाउंट।
सो करंट अकाउंट जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से डिफिसिट में चला जाता है, ये इसका जो है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर रुपी का एक्सचेंज रेट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर रुपी की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है। रुपी का डिप्रिसिएशन होना, यहाँ पे मैं डीवैल्यूएशन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डीवैल्यूएशन क्या है, एक तरीके से जानबूझ करके करवाया जाता है। डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट पर। तो इस वजह से अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपी की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो करंट अकाउंट डिफिसिट में चला जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। तो हमने ट्विन डिफिसिट फॉर्मूला जो है, ट्विन डिफिसिट की जो प्रॉब्लम है, जो अकॉर्डिंग टू द बाय मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारी कंट्री फेस कर रही थी, क्योंकि थोड़ी पुरानी न्यूज है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई थी वो मैंने आपको समझा दी। अब अगर हम बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की, तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इन्फ्लेशन हाई होता है, राइट, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक टर्म आपने सुनी होगी आप लोगों ने, उसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व के हिसाब से जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या करती है, डिक्रीज होती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्फ्लेशन। मगर स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जो फिलिप्स की इस थ्योरी को, यानी कि फिलिप्स के कर्व को डिफाई करती है। यानी कि ये वो सिचुएशन है जहां पर डिमांड क्या रहती है, स्टैग्नेंट रहती है। डिमांड स्टैग्नेंट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते हैं और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट डिक्रीज होने की बजाय बढ़ने लग जाता है। उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है मगर स्टैग्नेंट है, क्लियर। सो ये हुआ स्टैगफ्लेशन। सो इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ट्विन डिफिसिट, जैसा कि मैंने आपको ट्विन डिफिसिट समझा दिया है, तो ट्विन डिफिसिट के इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बैड होता है। ट्विन डिफिसिट का प्रॉब्लम जो है कंट्री के, जैसे कि मैंने आपको कंपोनेंट्स भी समझाए थे, तो उस हिसाब से आप लोग आई एम श्योर समझ गए होंगे कि जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्विन डिफिसिट अच्छा नहीं है। नेशनल सेविंग्स इससे डिक्रीज होती है, क्योंकि अब क्या है, हमें अपने फॉरेक्स को यूज करना पड़ेगा, राइट। इसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो एक्सपेंसिव होने लगता है। एक्सचेंज रेट अगर एक्सपेंसिव होगा तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सचेंज रेट अगर मान लेते हैं जो रुपी जो है वो डिवैल्यूएट करेगा, तो हमारे लिए जो इंपोर्ट्स हैंगे वो महंगे हो जाएंगे, यानी कि फर्दर डिफिसिट को फ्यूल करेगा ये। अगर हमारे लिए इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं तो हमारा फ्यूल महंगा हो गया है। बहुत सी ऐसी कमोडिटीज हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग हो गई, स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मेडिसिन, इंडिया को जो है फार्मेसी कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके लिए जो हम एपीआईज इंटरमीडिएरी कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं वो सब भी हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। सो बेसिकली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एक तरीके से डिक्लाइन होना शुरू करेगी। अब हम जानते हैं कि इस तरीके की ट्विन डिफिसिट प्रॉब्लम को किस तरीके से क्या है ओवरकम किया जा सकता है, राइट। किस तरीके से ट्विन डिफिसिट के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि जो नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनको क्या है रीजनेबल बनाया जाए। हमें फिस्कल कंसोलिडेशन करना है, जैसे कि आपने एक एक्ट सुना होगा FRBM एक्ट, जिसको 2003 में जो है प्रोमulgate किया गया था, और उसका मेन रीजन ये था कि गवर्नमेंट के फिस्कल बैलेंस को कंसोलिडेट करना, फिस्कल कंसोलिडेशन करना, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिफिसिट यानी कि फिस्कल डिफिसिट को कम करना और फाइनेंशियल टाइटनिंग इंट्रोड्यूस करना। जो अननेसेसरी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं और बहुत सारे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो हमारी कंट्री में नहीं चाहिए, उन सभी को या तो रिड्यूस करें या फिर सब्स्टिट्यूट करें उनका इंपोर्ट, क्लियर। रिफॉर्म करें बिजनेस एनवायरनमेंट में ताकि नई कैपिटल को क्या है अट्रैक्ट किया जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने लगेगा। जैसे ही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा वो कंपनसेट हो जाएगा हमारे रेवेन्यू से, क्लियर। सो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम अपने अननेसेसरी और नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कम करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे विद द इंडिजिनियस क्राफ्ट्स या फिर इंडिजिनियस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट से,
तो हमारा क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो इकोनॉमी ले सकती है अपने ट्विन डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो रिलेटेड है एग्रीकल्चर सेंसस से। सो बेसिकली 11वां एग्रीकल्चर सेंसस है 2021-22 का, ये 11th एग्रीकल्चर सेंसस है। इंपॉर्टेंट है, इसको ऑफिशियली यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने रिलीज करा है। एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा जो है आपके यूपीएससी के मेंस के एग्जाम से, यानी कि मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगस्त 2022 में इसका फील्ड वर्क जो है शुरू हो गया, यानी कि फर्स्ट 11th एग्रीकल्चर सेंसस वो पहला एग्रीकल्चर सेंसस होगा जिसको स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की मदद से क्या है, डेटा कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि ये उसी लाइन पे वर्क कर रहा है जिस लाइन पे हमारा सेंसस 2021 वर्क कर रहा है, यानी कि उसको भी डिजिटलाइज फॉर्म में क्या है, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट some of the highlights of the agriculture sector. So basically it is going to use the end-to-end software development. Data collection portal होगा इसका, यानी कि जहां पर डेटा कलेक्ट करके उसको पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। डैशबोर्ड डेवलप किए जाएंगे ताकि आप इजीली, डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि कोई अगर जो इम्पॉर्टेंट डेटा है, हाईलाइटेड डेटा, उसको इजीली आप देख सकें। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर डैशबोर्ड होता है और कंट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आप डैशबोर्ड के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो एक डैशबोर्ड होगा, बेसिकली डेटा वैलिडेशन करना है, मैसिव टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू इस डेटा को जो है कलेक्ट किया जाएगा। एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो बेसिकली इंडिया में प्राइमरी सोर्स है डेटा का। सबसे पहले किन किन चीजों के लिए? सबसे पहले ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स। सो ऑपरेशनल होल्डिंग्स का क्या मतलब होता है? ये वो साइज ऑफ द प्लॉट होता है जिसपे फार्मर एक्चुअली में काम करता है। क्लियर? अगर हम लास्ट सेंसस की बात करें तो हमारे कंट्री में ऑन एन एवरेज 1.04 हेक्टेयर जो लैंड है ऑपरेशनल होल्डिंग्स में काउंट करते हैं, यानी कि मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। 1 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन नहीं है जिसपे वो खेती करते हैं। दूसरा है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लास, यानी कि बेसिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, मिडिल फार्मर्स हुए, देन बिग फार्मर्स हुए जिनके पास 100 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन है, 150 एकड़ है, 100 एकड़ है। क्लियर? क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है कंट्री के अंदर उसको देखा जाता है एग्रीकल्चर सेंसस के थ्रू। टेनेसी अरेंजमेंट जो है एग्रीकल्चर के थ्रू देखा जाता है। सो बेसिकली फंडामेंटल डेटास रिलेटेड विद एग्रीकल्चर कलेक्ट किए जाते हैं बाय एग्रीकल्चर सेंसस। इसको हर 5 ईयर्स में जो है कंडक्ट किया जाता है और ऐसा पहला जो सेंसस है वो 1970 और 71 में कंडक्ट किया गया था। इसको कंडक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है उसको हर 5 साल में कंडक्ट करते हैं। लास्ट सेंसस जो है वो है 10th सेंसस जिसको 2015-16 में जो है कंप्लीट किया गया था। Now let us talk about the gift city, right? So अभी हम बात करने जा रहे हैं किसकी? गिफ्ट सिटी। सो बेसिकली इंडिया को जो है अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक एंडेवर्स को बड़े वर्ल्ड वाइड स्केल पे क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। और जो इंडिया की जो गिफ्ट सिटी है जो कि गुजरात में है, इंडिया की जो गिफ्ट सिटी है विच इज़ इन गुजरात, उसको क्या करना है? एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर डेवलप करने के लिए, ताकि इंडिया जो है अपने फाइनेंशियल और जो अपने इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक एंडेवर्स हैं उनको रियलाइज कर सके। ये यहाँ पे थोड़ा पिक्चर गलत हो गया है, प्लीज डोंट माइंड। सो बेसिकली गुजरात के गांधीनगर क्या है? इज अ होम टू गिफ्ट सिटी, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। एक एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक एरिया है जो कि एज अ मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर्व करता है और इंडिया का पहला क्या है? सर्विस सेंटर है। इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की तरह क्या करता है? वर्क करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम थोड़ी बात करें तो जो सिटी का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जिसमें स्कूल, मेडिकल सेंटर्स, प्लान्ड हॉस्पिटल, ये सब क्या है? इंक्लूडेड है। बिजनेस क्लब्स यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्टिंग वेन्यूज बना सकें। राइट, बिजनेस क्लब जैसे कि मान लीजिए गोल्फ क्लब्स वगैरह होते हैं। सो दीज आर एंड अदर बिजनेस क्लब्स जिसमें कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा एंड बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल
कंडक्ट किए जा सके। वेल प्लान्ड रेजिडेंशियल हाउसिंग बिल्डिंग्स भी इस गिफ्ट सिटी का पार्ट है। इंडिया का क्या है, पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है जिसमें एंसिलरी सर्विसेज है, ऑफशोर बैंकिंग है, ऑफशोर एसेट मैनेजमेंट, ऑफशोर इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सभी के सभी क्या है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में प्रोवाइड किए जाते हैं। दो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं जो यहाँ पे हाउस किए गए हैं, जिनका डेली टर्नओवर $11 बिलियन ऑन एन एवरेज से भी ज्यादा है। यहाँ पे ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे जल्दी ही यहाँ पर क्या है ओपन किया जाएगा। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गिफ्ट सिटी गांधीनगर। यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशंस जो है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मनी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी को हैंडल करेंगे। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का मतलब है बेसिकली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, राइट। सो बेसिकली इंडिया के इस गिफ्ट सिटी को क्या है एज अ फाइनेंशियल सर्विस हब बनाने के लिए बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मिशन समुद्रयान की। सो मिशन समुद्रयान क्या है? सो बेसिकली न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि चेन्नई के ऑफ कोस्ट जो है साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी प्रोटोटाइप का टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। बेसिकली एक ह्यूमन कैरिंग शेल होगा जो ह्यूमंस को जो है डीप सी में लेके जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, समुद्रयान मिशन। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, समुद्रयान मिशन। सो 2019 में इसको कंसीव किया गया था और भारत का क्या है, ये पहला ह्यूमन ओशन मिशन बना है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया था। बेसिकली इसका पर्पस है कि ये 3 पर्सन्स को यानी कि 3 पीपल को कैरी करेगा 6000 मीटर्स की डेप्थ तक, ताकि ओशन को एक्सप्लोर किया जा सके विद द हेल्प ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल। यानी कि एक ऐसा जो है सबमर्सिबल व्हीकल बनाया जाएगा जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड होगा और 3 पर्सन को फ्रॉम इंडिया 6000 मीटर्स डीप लेकर जाएगा ताकि वो ओशन को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑटोमेटिक कोरिंग सिस्टम, दूसरा है द ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल और तीसरा है सिस्टम फॉर डीप सी माइनिंग। तो ये 3 कंपोनेंट हैं जो कि इसमें क्या है शामिल है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम मोर डिटेल्स अबाउट दिस मिशन। सबसे पहला तो ये है कि 1000 से 5500 मीटर के बीच में ये जो सबमर्सिबल व्हीकल होगा वो डीप ओशन एक्सप्लोरेशन सर्विस को परफॉर्म करेगा, जिसमें मीथेन हाइड्रेट्स, ध्यान से सुनना, जिसमें मीथेन हाइड्रेट्स। अब ये मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें मीथेन गैस क्या होती है, कैप्चर होती है। तो ये वाटर का ऐसे बबल है और अंदर क्या है, मीथेन गैस कैप्चर है, इसको बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट्स। फिर दूसरा है पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल्स। सो ये पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल ये है क्या, क्लियर? तो ये पॉलीमेटेलिक मैंगनीज जो ये नोड्यूल्स हैं ये क्या है, देखिए जो PMN है इसके एक्सप्लोरेशन की जो इंडिया को अप्रूवल है वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पहले ही दे चुकी है, जिसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमाइका में है। यानी कि हम अपने मिड ओशनिक बेसिन से इस तरीके के नोड्यूल्स जो कि गोल्ड, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, इन सभी में रिच होते हैं, तो उन सभी को क्या है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और माइन भी कर सकते हैं। हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स के एक्सप्लोरेशन के लिए एंड कोबाल्ट क्रस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए ये सबमर्सिबल व्हीकल क्या है एक्सप्लोर करेगा। दूसरा है कि इसमें ऑपरेशनल एंड्योरेंस भी चेक की जाएगी, जो कि लगभग कितनी है, 12 आवर्स, और इमरजेंसी के केसेस में अप टू 96 आवर्स तक भी ये क्या है लास्ट कर सकता है। इसमें साइंटिफिक पीपल को डायरेक्टली डीप सी रीजन्स को एक्सप्लोर करने का एक चांस दिया जाएगा। एंड एंटिसिपेटेड टाइम फ्रेम क्या है, 5 सालों का है, यानी कि लगभग 2020 से लेकर 2026 तक ये क्या है मिशन चलाया जाएगा। Now let us talk about the program to increase export credit risk insurance coverage. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन को लॉन्च किया
ताकि स्मॉल एक्सपोर्टर्स को फायदा मिल सके और उनका जो एक्सपोर्ट क्रेडिट का जो रिस्क इंश्योरेंस है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 90%। नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि ECGC है क्या। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है और ये भेजता है अपना सामान USA। अब इसके सामान की गारंटी क्या है कि ये US से जब पहुंचेगा वहां पे कोई इसको हानि ना हो, मतलब इसके एक्सपोर्ट का इंश्योरेंस होना चाहिए। वही इंश्योरेंस जो है वो ECGC प्रोवाइड करता है। उसी इंश्योरेंस का जो कवरेज है अब 90% बढ़ा दिया गया है। इसी को बोलते हैं प्रोग्राम टू इंक्रीज एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवरेज। क्लियर। सो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है इस कॉर्पोरेशन ने जिसका नाम है ECGC। और किसके अंडर किया गया है, इसका एक प्रोग्राम, इस सेम कॉर्पोरेशन का एक प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है होल टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स। ये बड़ा सा नाम है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि एक प्रोग्राम है ताकि एक्सपोर्टर्स के रिस्क को कवर किया जा सके और उसको बढ़ा करके ECGC ने अब 90% तक कर दिया गया है। सो बेसिकली गोल है स्मॉल एक्सपोर्टर से रिलेटेड, किसी बड़े एक्सपोर्टर की यहाँ बात नहीं चल रही है, यहाँ पे स्मॉल एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं। स्मॉल एक्सपोर्टर्स का मतलब है जिनका एक्सपोर्ट बहुत कम हो, मगर उनके रिस्क, उनके इंश्योरेंस तो देना पड़ेगा क्योंकि इतना कम एक्सपोर्ट है और फिर ऊपर से अगर उनके इंश्योरेंस कवरेज नहीं होगा तो उनको क्या है, डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को क्या है, रिस्क होगा इकोनॉमिक लॉस का। तो इसीलिए उनके जो एक्सपोर्ट हैं उसको रिस्क इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि स्मॉल एक्सपोर्टर्स को रिस्क कवरेज दिया जा रहा है, मगर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्लियर। सो इसकी एलिजिबिलिटी हम समझ लेते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपने फंड बेस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल जो है उनकी लगभग कितनी होनी चाहिए, 20 करोड़। कितनी होनी चाहिए, 20 करोड़। तो लिमिट क्या है, सबसे पहला जो है एक्सपोर्ट पे लिमिट क्या है उनकी वर्किंग कैपिटल की, 20 करोड़। यानी कि कोई भी एक्सपोर्टर जिसकी वर्किंग कैपिटल 20 करोड़ है वो एलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम के अंदर। मगर कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं इस इंश्योरेंस कवरेज में, जिसमें कुछ एक्सपोर्टर्स जो जेम्स, ज्वेलरी या डायमंड सेक्टर के एरिया में वर्क करते हैं उनको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्लियर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली स्मॉल एक्सपोर्टर्स जो काफ़ी इकोनॉमिक लॉस उठाते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू द फॉरेन नेशन, उनके इस रिस्क को क्या है, कवर किया जाएगा ताकि स्मॉल एक्सपोर्टर्स में कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा सके और हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज किया जा सके। तो बेसिकली स्मॉल एक्सपोर्टर्स को क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ताकि वो नई मार्केट और नए पोटेंशियल कस्टमर्स में इन्वेस्ट कर सकें और अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो सके, कॉम्पिटिटिव हो सके। So this was in this lecture. So I hope you like it and thank you so much for watching Perfection IAS. Have a nice day.